संघ और नरेंद्र मोदी के रिश्ते लंबे समय से खूब विवाद में रहे। मोहन भागवत कई बार अप्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे, कभी बेरोजगारी, कभी समाज में बढ़ती असमानता पर, तो कभी सत्ता के केंद्रीयकरण पर। इन बयानों को लेकर एक चर्चा तेज हो गई। क्या संघ और मोदी शाह की जोड़ी में जबरदस्त खटास है? लेकिन मोहन भागवत के हालिया जन्मदिन ने इन रिश्तों को जैसे एक और पहेली के साथ खड़ा कर दिया हो। खबरें सामने रही कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जन्मदिन पर एक विशेष तोहफा दे दिया। देश भर के लगभग सभी बड़े अखबारों में एक पूरा पेज संघ और भागवत की भूमिका की तारीफ में छपवा दिया गया। ये कदम राजनीतिक हलकों में मोदी का बर्थडे गिफ्ट माना गया। इसके बाद अचानक से मोहन भागवत के सुर भी बदलने से लगे हैं। जो नेता अभी तक मोदी सरकार की नीतियों पर तंज कस रहे थे, वो अखबार के उस पन्ने से क्या खुश हो चुके हैं? क्या यही संघ की विचारधारा है? कितनी सी बात से खुश हो जाए और अपने लक्ष्य को छोड़ दे। अब वही मंच से कह रहे हैं कि भारत आज परंपरा और आधुनिकता का संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहा है और इसी प्रयास में अब केंद्र सरकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ये बदलाव महज संयोग नहीं, बल्कि रिश्तों को सहज बनाने की सोची समझी एक रणनीति है। संघ की विचारधारा हमेशा से सत्ता के ऊपर वैचारिक दिशा को प्राथमिकता देती रही है, लेकिन इस बार लगता है कि वैचारिक मतभेदों को फिलहाल किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया है। मोदी और भागवत के बीच ये समझौता आने वाले चुनावी परिदृश्य को भी प्रभावित कर सकता है। संघ यदि पूरी तरह से सक्रिय होकर बीजेपी का समर्थन करता है तो विपक्ष के लिए चुनौती और भी कठिन हो जाएगी। इस घटनाक्रम ने ये साफ कर दिया कि मोदी और भागवत भले ही अलग अलग मंच से बोलते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य एक है, भारत की राजनीति में बीजेपी का दबदबा बनाए रखना। भागवत की हालिया प्रशंसा और मोदी का बर्थडे गिफ्ट इस रिश्ते में नई गर्माहट का संकेत है। अब देखना ये होगा कि ये गर्माहट कितने दिन तक कायम रहने वाली है और क्या ये केवल चुनावी रणनीति है या फिर संघ और बीजेपी के रिश्तों में वाकई में सुधार हो चुका है। इसको एंटी कहे आदमी लोग तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, आरएसएस के हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी के। आरएसएस तो भाजपा अलग तो है नहीं। आप देख रहे हैं कि आरएसएस अगर भाजपा के खिलाफ है तो फिर बंगाल में उतना बड़ा अभियान क्यों चला रही है? आरएसएस के चीफ उत्तर प्रदेश में दौड़ दौड़ करके मीटिंगें क्यों कर रहे हैं, छोटी छोटी? बिहार में जाकर के वो लगातार मीटिंगें क्यों कर रहे हैं? जहां जहां चुनाव होने जा रहे हैं आरएसएस के चीफ वहां लगे हुए हैं और वो लगातार आह्वान कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर के जो संपर्क हुआ था उससे बड़े पैमाने पर अब संपर्क करने की जरूरत है। हर गांव और हर कस्बे में शाखा लगाने की जरूरत है। तो आरएसएस चीफ जो काम तो वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाला है। मैंने पहले भी आपकी डिबेट में कहा था कि आरएसएस और बीजेपी को दो अलग रूप में देखना उचित नहीं होगा, दोनों एक है। आरएसएस बड़ा पेड़ है और बीजेपी उसकी एक शाखा है, उसकी राजनीतिक शाखा का नाम भारतीय जनता पार्टी है। कई बार शाखा भी अलग से टूट जाती है और जमीन में जाकर के अपना नया पेड़ बना लेती है, ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो यही तो द्वंद यहाँ सामने आया है। ऐसी संभावना यहाँ पर है नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसी संभावना बिल्कुल ऐसी है नहीं। ठीक है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये गुजरात की जोड़ी ने अपना बड़ा वर्चस्व बना लिया और बीच में चूंकि ये लोग लगातार चुनाव पर चुनाव जीतते चले जा रहे थे तो उस वर्चस्व के सामने सबकी बोलती बंद हो गई, सब लोगों ने बोलना और कुछ कहना बंद कर दिया था। लेकिन अभी जब 240 सीट पे आके टिक गए और 400 का नारा देके बहुमत नहीं ला पाए तो थोड़े से ये लोग शिथिल हुए, थोड़े कमजोर ये लोग हुए हैं और आरएसएस को अपनी बात कहने मौका मिला है। हरियाणा में और महाराष्ट्र के चुनाव में आरएसएस ने अपनी मुहर लगाई कि अगर हम मदद नहीं करते तो आप जीत नहीं सकते थे, और जहां भी जीत जाते वहां आरएसएस अपनी मुहर लगा देता है। जहां हार जाते हैं वहां की जिम्मेदारी आरएसएस नहीं लेता कि हमने हराया है, लेकिन जीत वाली जगह की मुहर, उसका श्रेय लेने में आरएसएस सबसे आगे रहता है। तो ये सारी परिस्थितियां जरूर है, लेकिन हाँ कुछ न कुछ विवाद तो ऐसा है जिसके कारण चीजें रुकी हुई है और ऐसा मैं नहीं मानने को तैयार हूं कि प्रदेशों के अध्यक्ष इनके तय नहीं हो गए होंगे। उनको जानबूझ के रोका गया है कि उसके बहाने कहा हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए प्रदेश अध्यक्षों के नाम जानबूझ के रोके गए हैं कि उनके बहाने राष्ट्रीय अध्यक्ष का घोषणा न की जाए और जब तक उस पर सहमति न बन जाए, इसीलिए प्रदेश अध्यक्षों के नाम रोके गए हैं। प्रदेश अध्यक्षों के नाम ऑलरेडी ये लोग तय कर चुके होंगे और आप देखेंगे जिस दिन फैसला हो जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, फटाफट 2 दिन के अंदर सारे प्रदेश अध्यक्षों के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। सवाल यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा कौन, ये बड़ा सवाल। एक रणनीति भी होती है विनीता, एक रणनीति भी होती है, एक रणनीति भी होती है। अगर ये शुरू में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर देते तो बन जाता, बात खत्म हो जाती।
अब इसी बहाने हम आप चर्चा कर रहे हैं, अखबार चर्चा कर रहे हैं, टीवी चर्चा कर रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। ये कहीं माइलेज लेने का तरीका भी तो नहीं है। ज्ञान, कर्म और भक्ति की संतुलित त्रिवेणी जीवन में कैसे बहाना, ये हमारे पूर्वजों ने अनेक पंथ संप्रदायों के माध्यम से अनेक रास्ते बताकर सबको बताया है। उस पर श्रद्धा रखकर आज भी अपना देश चलता है और इसलिए सबकी भविष्यवाणियां झूठी कराकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। चर्चिल ने कहा था तुम टिकोगे नहीं, स्वतंत्र हो जाओगे तो बट जाओगे, वो नहीं हुआ। इंग्लैंड बटने की स्थिति में आ रहा है, हम नहीं बटेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। कभी बट गए थे, वो भी हम मिला लेंगे फिर से। क्योंकि ये जीवन विद्या हमारे पास है और जीवन विद्या हमारे पूर्वजों ने दी। वो जीवन विद्या नित्य हमको सिखाने वाले हमारे साथ है। व्यक्ति भी है, तपस्वी महात्मा भी है, हमारी प्रकृति है, हमारे पहाड़ है, हमारी नदियां है, हमारे पत्थर है, हमारे पेड़ है, हमारे पशु पक्षी है। दोस्तों, भारत की राजनीति और संस्कृति में जब जब कोई बड़ा मोड़ आता है तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत का भाषण एक बड़ा चर्चा का मुद्दा बन जाता है। हाल ही में उन्होंने कह दिया कि भारत उन भविष्यवाणियों को गलत साबित कर रहा है जो कहती थी कि ये देश टिक नहीं पाएगा। उनका तर्क ये था कि भारत की असली ताकत उनकी परंपरा, ज्ञान, कर्म और भक्ति में छिपी है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये केवल सांस्कृतिक संदेश है या इसके पीछे गहरे राजनीतिक मायने भी छिपे हुए हैं। आज की ये कहानी इन्हीं पहलुओं को सामने लेकर आने वाली है। चर्चिल की भविष्यवाणी और भागवत का उस पर क्या जवाब, और क्यों हुआ ये अब इस वक्त आकर। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भारत कभी भी स्वतंत्र होकर एकजुट नहीं रह सकता, लेकिन भागवत का कहना है कि ये भविष्यवाणी गलत साबित हुई। भारत ने अपनी विविधता में शक्ति दिखाई है। यहाँ से राजनीतिक संदेश ये निकलता है कि संघ ये दिखाना चाहता है कि भारत की एकता मोदी शाह की नीतियों से नहीं बल्कि संघ के वैचारिक जड़ों से जुड़ी है। भागवत ने 4 स्तंभों की बात की: परंपरा, ज्ञान, कर्म और भक्ति। राजनीति के नजरिए से देखें तो ये 4 स्तंभ धीरे धीरे बीजेपी की रणनीति से जुड़ते हैं। परंपरा का मतलब है हिंदुत्व का एजेंडा, ज्ञान का मतलब है नया भारत का तकनीकी विकास, कर्म का संदेश है मोदी का सबका साथ सबका विकास, और भक्ति का संदेश है जनता का विश्वास और आस्था। यानी भागवत का सांस्कृतिक भाषण मोदी शाह की राजनीति को ही वैचारिक आधार बना रहा है। पिछले कुछ सालों में संघ और बीजेपी के रिश्तों में खटास खूब आई। कभी उम्मीदवार चयन को लेकर, कभी नीतिगत फैसलों को लेकर। भागवत का ये बयान इस खटास को पाटने की कोशिश भी माना जा रहा है। संघ अब ये दिखा रहा है कि सत्ता चाहे किसी के पास हो, लेकिन विचारधारा और नैरेटिव तो वही चलाएगा जो नागपुर से तय होगा। विपक्ष ने इस भाषण को बीजेपी के चुनावी एजेंडे का हिस्सा बताया। कांग्रेस का कहना है कि भागवत का संदेश बीजेपी को हिंदुत्व और परंपरा के मुद्दे पर चुनाव जीतने का रास्ता देता है। वहीं समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये भाषण बेरोजगारी और महंगाई और किसानों के मुद्दे से ध्यान हटाने की कवायद है। इस तरह से ये भाषण धीरे धीरे सत्ता और विपक्ष की लड़ाई का हिस्सा बन चुका है। मोहन भागवत का ये भाषण केवल सांस्कृतिक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक संकेत है कि आने वाले चुनावों में बीजेपी परंपरा बनाम आधुनिकता के नैरेटिव को आगे बढ़ाने वाली है। वहीं संघ ये दिखा रहा है कि उसकी ये पकड़ भी उतनी मजबूत है। इससे साफ हो जाएगा कि भारत की राजनीति में भागवत का ये बयान आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। भारत आज जिन चुनौतियों से गुजर रहा है, जैसे कि वैश्वीकरण, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और पर्यावरण संकट, इन सब के बीच मोहन भागवत का संदेश लोगों को परंपरा की ओर लौटने का आह्वान करता है। लेकिन गजब बात तो यह है कि राजनीति की दृष्टि से ये बीजेपी और मोदी शाह के लिए वैचारिक समर्थन का आधार है। सवाल यही है कि क्या संदेश केवल प्रेरणा है या सत्ता की रणनीति का हिस्सा है। मतलब ये है कि ये सिर्फ एक ज्ञान है या फिर राजनीति का बड़ा पैतरा है। ये वक्त के साथ पता चलेगा।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।